हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का ये वीडियो हमारा डे 11 है। मतलब इससे पहले के 10 दिन आ चुके हैं और उन 10 दिनों में हमने क्या किया है, हमने एनसीईआरटी के एमसीक्यूज को सॉल्व किया है। और ये सारे एमसीक्यूज आपको नए देखने को मिल रहे होंगे क्योंकि ये कहीं से कट कॉपी पेस्ट करे हुए नहीं है। डायरेक्टली चैप्टर को खोलकर मैं एमसीक्यूज को प्रिपेयर करती हूँ। तो आज ये 11वें दिन का है एमसीक्यू, जहां पर हम आज करने जा रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर से। इसमें स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेंगे, प्लस आपके जो लास्ट में जो क्वेश्चन है वो आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट होता है तो फिजिक्स के पोर्शन में न्यूमेरिकल्स बहुत पूछा जाता है। तो ज्यादातर एग्जामों में या मोस्टली या आप सभी एग्जामों में समझ सकते हैं कि फिजिक्स के सेक्शन में न्यूमेरिकल्स बहुत पूछते हैं। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि यहाँ पर आपको एमसीक्यूज के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाऊं। और ये मेरा इनिशिएटिव कैसा लगा आपको जरूर मुझे बताइएगा। आज के सेक्शन में जो न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, ये चैप्टर नंबर 8 आपका है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसके एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे। जितने आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स हैं उसको हम आज सॉल्व कर लेंगे। आपको ये चीज अगर अच्छी लग रही हो न्यूमेरिकल्स मेरे द्वारा या मेरे साथ सॉल्व करने के लिए, तो आप मुझे टेक्स्ट जरूर करेंगे, मैसेज जरूर करेंगे कमेंट में। और इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा जो कि आपका डे 12 होगा, उसमें हम इसी चैप्टर के सारे जो आपके चैप्टर के अंदर के मतलब जो एक्सरसाइजेस के जो आपके सारे न्यूमेरिकल्स हैं, एक्सरसाइज में जो पीछे दिए होते हैं ना, चैप्टर खत्म होता है तो उसके सारे न्यूमेरिकल्स कवर कर लेंगे। और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने ये सेशन को आज आपके सामने लेकर आया है। और जरूर बताइएगा अगर आप चाहते हैं, आगे नहीं चाहते हैं तो फिर हम सिर्फ थ्योरी के एमसीक्यूज ही करेंगे, न्यूमेरिकल्स को हम स्किप कर देंगे। ठीक है, आपके ऊपर है, आप जरूर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आज का सेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आपका एमसीक्यू वाला है। उसके बाद इसके सारे मैं पीडीएफ आपको दे दूंगी इस सेशन के। तो आप टेलीग्राम में आप मुझे पूछेंगे पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा, नहीं पूछेंगे तो कोई बात ही नहीं। जिसको चाहिए होगा वो खुद ही पूछेगा कि मैम पीडीएफ दे दीजिए। तो आपको चाहिए होगा तो मैं जरूर दे दूंगी पीडीएफ। तो मेरे पास पीडीएफ ये सॉल्व रहेगी, तो आपको क्वेश्चन चाहे कहीं पे नोट करने की भी जरूरत नहीं है, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा इसका पीडीएफ के फॉर्म में। ठीक है, चलो। द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ फोर्स कैन बी यूज टू द चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। बल का प्रयोग किया जा सकता है किसी वस्तु के वेग का परिमाण बदलने में, किसी गति को दिशा देने में, या एक या दो से अधिक। तो ये बोथ 1 एंड 2, तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली आपका ऑप्शन नंबर 4। मतलब बोथ 1 एंड 2 आपका, कि जो फोर्स अगर कहीं आप बल लगाते हैं तो जो जिस वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, अगर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और ज्यादा लग रही है तो क्या है, उसकी डायरेक्शन भी वो चेंज कर देती है। और जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है उसको भी क्या है, वो चेंज करने की क्षमता रखती है। मतलब एक वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब समझे आप, मैग्नीट्यूड क्या होती है, कोई वैल्यू होती है। ठीक है, वैल्यू मतलब क्या हो गई, जैसे मान लो कि एक कोई गाड़ी जा रही है 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब ये अगर फोर्स लगाई तो फोर्स लगाने से क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ भी सकती है और इसकी स्पीड घट भी सकती है। इसकी स्पीड यहाँ से मान लो 100 मीटर पर सेकेंड हो जाए, या घट के कितनी हो जा रही है, 25 मीटर पर सेकेंड रह जा रही है। तो ये क्या है, चेंज कर सकती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की जो वैल्यू है उसको क्या है, फोर्स बदल भी सकता है। ठीक है, या तो कम कर सकता है या घटा सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है, वो डायरेक्शन भी आपकी बदल सकती है। जिस मान लो इस दिशा में मेरे पास कार है ये, और ये मेरी जो कार है ये इस दिशा में चल रही है। किस दिशा में, इस दिशा में। अब मैंने क्या किया, एक फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने से क्या हो गया, मैं इसके डायरेक्शन को भी बदल सकती हूँ। मान लो मैंने यहाँ से ज्यादा फोर्स लगा दिया पीछे से, अगर मान लो किसी कार ने, किसी ट्रक ने हिट किया, तो वो क्या करेगी, उसकी जगह इसकी दिशा मान लो चेंज कर देती है इस तरीके से। तो ये चीज हो गई, ये क्या है, चेंज कर सकती है डायरेक्शन को भी। तो इसके हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर 4 बोथ 1 एंड 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि ये 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई भी कार अगर मूव कर रही थी तो उसकी वेलोसिटी कम कैसे हुई, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कम कैसे हुआ। तो मान लो अगर यहाँ से इसको अपोजिट डायरेक्शन से धक्का दिया जाएगा और एक हाई स्पीड से धक्का दिया जा रहा है, हाई फोर्स लग रहा है, तो क्या है, ये इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो कम होगी तो ये 25 मीटर पर सेकेंड या उससे और कम हो गई। तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड है इसका, इसका कम भी हो सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैलेंस्ड फोर्स इज अ, संतुलित बल क्या है? संतुलित बल से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो व्हेन फोर्स इज अप्लाई टू लेफ्ट साइड मोर, ये आपका राइट और लेफ्ट यहाँ देख सकते हैं। ये इसको मैं देखूं तो ये मेरा राइट हो गया, ये मेरा लेफ्ट हो गया। लेफ्ट साइड पे ज्यादा अगर मैं फोर्स लगाऊं तो ये आपका क्या हो जाता है, यहाँ मैं अगर ज्यादा फोर्स लगाऊं तो ये बैलेंस फोर्स है, या मैं इधर ज्यादा फोर्स लगाऊं तो ये बैलेंस फोर्स है, या मैं दोनों फोर्स को क्या करूं, इक्वली लगाऊं तो ये बैलेंस फोर्स है। तो नन ऑफ द अबव, तो आंसर हो जाएगा आपका कि जब भी कोई इक्वल फोर्स लगता है किसी भी दोनों तरफ की डायरेक्शन में, तब वो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। जैसे कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैंने यहाँ से इसको खींचा और यहाँ से इसको खींचा, और यहाँ पे भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ और यहाँ से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ, तो क्या है, ये ऑब्जेक्ट हिलेगा ही नहीं, क्योंकि अब इसमें क्या है, बैलेंस फोर्स लग रहा है। पर अगर अनबैलेंस्ड फोर्स लगता तब क्या केस हो जाता है, यहाँ पर 10 न्यूटन की जगह क्या हो जाता, 20 न्यूटन। अब जिस साइड पे 20 न्यूटन है, मतलब ज्यादा फोर्स है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, इस तरफ ड्रैग हो जाएगा। ठीक, तो ये अनबैलेंस फोर्स का केस हो जाता है। तो आई होप ये आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स, फ्रिक्शन जो है हमेशा एक्ट करता है। घर्षण सदैव कार्य करता है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन। इट डज नॉट एक्ट व्हेन बॉडी मूव्स, इट्स एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, या नन ऑफ द अबव। तो आपका देखो, ये अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, जस्ट अ सेकेंड, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट क्या है, मान लो मेरे पास ये एक कार्ट है, जो कार्ट मूव कर रहा है। अब मूव कर रहा है कुछ इस दिशा में, ये कार्ट मेरा मूव कर रहा है। ठीक है, ये कार्ट है मेरा, और कार्ट मेरा इस दिशा में मूव कर रहा है। अब क्या है कि कभी ना कभी अगर मैंने यहाँ से क्या किया, इसको एक प्रेशर से धक्का दिया, एक फोर्स लगाया, इस फोर्स से ये क्या है, मूव करना स्टार्ट कर देता है रोड के ऊपर। पर ये ऐसा क्या होगा कि ये हमेशा ही चलता रहेगा क्या? तो वैसी हो जाएगी सिचुएशन की नहीं, एक नॉर्मल कंडीशन में ये कंटिन्यूएशन में नहीं चलेगा। एक कुछ समय के बाद वो ये चीज क्या हो जाएगी, ये काट है रुक जाएगा। अब क्यों रुकेगा? क्योंकि इसके ऊपर लग रहा है घर्षण बल, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स लगने की वजह से ये रुक जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या होता है, ऑपोजिट दिशा में लगता है, जिस दिशा में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है। इस बात को याद रखेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा एक विपरीत दिशा में कार्य करता है। जो भी एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, जिस भी गति से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी ऑपोजिट दिशा में वो चीज लग रही होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो एक गति ले रहा है, किसी वस्तु में की गति होने का कारण क्या है? अंडर द एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स, अंडर द एप्लीकेशन ऑफ बैलेंस्ड फोर्स नो फोर्स इज रिक्वायर्ड। देखो, इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि आपका आंसर करेक्ट होगा 1 और 3। अब आइए इसको समझ लेते हैं, 1 और 3 कैसे होगा। इसमें आपको 1 तो समझ में आ ही गया होगा। अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, अब इसी मान लो इसी कार्ड को मुझे मूव कराना है। अब मूव कराना है तो क्या करना होगा, अगर मैं यहाँ से भी एक फोर्स लगाऊं और यहाँ से भी फोर्स लगाऊं, वही बात है 5 न्यूटन की, और यहाँ भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, तो क्या ये मूव करेगा? कभी नहीं मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर बात हो जाती है संतुलित बैलेंस्ड फोर्स की। और बैलेंस्ड फोर्स जब भी लगेगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाएगा। पर इसी दिशा में अगर मैं विपरीत बात करूं, जब मैं कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रही हूँ, मतलब एक जगह तो मैंने 5 न्यूटन लगाया और दूसरी जगह मैंने 15 न्यूटन लगा दिया, अब ये 15 न्यूटन हो गया, तब मेरा ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा? जहां पर ज्यादा फोर्स जिस दिशा में लग रहा है, मेरा ऑब्जेक्ट उस दिशा में मूव करेगा। तो मतलब अब मेरा फोर्स क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट इस दिशा में मूव करेगा, क्योंकि नेट फोर्स उसका क्या हो गया, 15 न्यूटन में से 5 न्यूटन मैंने घटाया, तो जो नेट बल आया, नेट जो फोर्स आया, ये कितना आ गया, 10 न्यूटन आ गया। और 10 न्यूटन की वजह से मेरा मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो किधर मूव कर रहा है, वो जिधर ज्यादा फोर्स लग रहा है उधर साइड मूव कर रहा है। तो ये ऑप्शन तो हमारा सही हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड। अब मान लो एक मेरे पास क्या है, फिसल पट्टी टाइप की है, इस तरीके से स्लाइड है। अब यहाँ इस स्लाइड पर क्या है, एक बॉल रोल कर रही है, और ये स्लाइड चलती चली जा रही है, मतलब इनफाइनाइट ऐसी कंडीशन है जहां पर स्लाइड इन्फिनिटी की तरह चलती चली जा रही है। तो अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर सिर्फ क्या किया, एक बॉल को छोड़ दिया, तो इस बॉल को छोड़ने से ये बॉल धीरे धीरे नीचे उतरती आएगी। अब यहाँ पर तो मुझे कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है, पर फिर भी बॉल क्या है, कंटिन्यू ऑब्जेक्ट को मूव करा रही है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है बॉल, वो कंटिन्यू मूव कर रहा है। तो एक ऐसी भी कंडीशन आती है जब नो फोर्स इज रिक्वायर्ड हो जाता है। मतलब ये भी आप एक कंडीशन समझ सकते हैं, जब एक ऐसी सर्फेस है, या तो फ्रिक्शन लेस सर्फेस है, मतलब कोई फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो उसमें वो चीज कंटिन्यू मूव करती रहेगी, जहाँ पे घर्षण नहीं है, घर्षण रहित एक सतह है। और या दूसरी बात है स्लाइड की हो जाती है, तो वहां पर नो फोर्स रिक्वायर्ड है, तब भी क्या है, ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट्स मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब बात कर लेते हैं कि मतलब एक समान गति से
समान वेग से एक समान वेग से चल रही है कोई वस्तु, कब एक समान वेग से चलेगी? क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ चुके हैं। अब इसके बाद हमारे न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो जाएंगे। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड। ठीक है, देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। अब एक ऑब्जेक्ट है, उस पे क्या है? पुशिंग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। देखो बैलेंस फोर्स किस तरीके से लग रहा है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वापस से ये मेरा एक कार्ट है, अब ये कार्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लो 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। तो अब इसकी ऑपोजिट दिशा में जो घर्षण बल लग रहा है, ऑपोजिट में जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, ये भी क्या है? ये भी एक बैलेंस वे में ही लग रहा है। तो इस हिसाब से क्या है कि जब फोर्सेस आपके, जो पुशिंग फोर्स है और फ्रिक्शनल फोर्स है, ये एक्ट करता है एक बैलेंस रूप में, तब क्या है? ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा होता है। एनसीईआरटी की लाइन है ये। फिर देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स। अब इसमें कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, इसलिए वो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करता है। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट दोनों क्लियर हुए होंगे। नो नेट एक्सटर्नल फोर्स मतलब अगर घर्षण बल ज्यादा होता तो ये रुक जाता। ठीक है, और घर्षण बल ज्यादा नहीं है, और ये भी इसकी वेलोसिटी जो है, मतलब ये दोनों चीज क्या है? समान स्थिति में है, बैलेंस्ड है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूएशन में मूव कर रहा है। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहला आपका न्यूमेरिकल है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर, अगर मैं बोलूं तो ये एग्जाम्पल नंबर 8.1 है। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल के हिसाब से चलना चाहते हैं, और ये वैसे क्वेश्चन नंबर अपना 7 है पीपीटी के अकॉर्डिंग। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास। देखो इसमें हमें फॉर्मूला क्या क्या यूज होगा ये मैं बता देती हूँ, तो यहाँ पर लिख देती हूँ। फॉर्मूला जो आपके सारी स्लाइड्स में यूज होगा वो ही आपको बता रही हूँ। फॉर्मूला यूज्ड, आपको दो फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस निपटेंगे। पहला इज हो जाता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। दूसरा फॉर्मूला हो जाता है आपका एक्सीलरेशन हो जाता है v माइनस यू अपॉन में टी, जिसको v आपका हो जाएगा, v जो है आपका फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, और u आपकी क्या हो जाती है? इनिशियल वेलोसिटी। ये दो फॉर्मूले से आपका सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, और आइए देखते हैं किस तरीके से हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। अब जो जो चीजें दी हुई हैं वो चीजें हम नोट करते चलेंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर कर दे रही हूँ। मास कितना दे के रखा है? मास दे के रखा है 5 kg का। ठीक है, फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 10 सेकेंड्स, और टाइम कितना दे के रखा है? 2 seconds, sorry, 2 seconds. It increases the object velocity from 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यहाँ पर u की वैल्यू क्या हो गई? जो इनिशियल वैल्यू है 3 मीटर पर सेकेंड, v की वैल्यू क्या हो गई? 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर? एक पहले सबसे पहले फोर्स निकालना है, और दूसरे में क्या निकालना है? नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। चलिए ठीक है, पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है, सेकेंड पार्ट हम बाद में देखेंगे। ठीक, फर्स्ट पार्ट में हमको फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सिलरेशन। ठीक है, तो हमको एक्सिलरेशन तो दिया नहीं हुआ है, पर हमको क्या क्या दिया हुआ है? हमको हमको u भी दिया है, हमको v भी दिया है, हमको t भी दिया है, तो हम एक्सेलरेशन डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं। तो f हो जाएगा, f इज इक्वल्स टू मास कितना है? 5 kg। यूनिट्स भी साथ में लिखते चलेंगे जिससे कि गड़बड़ नहीं करेंगे। और इनटू आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v माइनस यू, v है आपका v क्या दिया है? 7 माइनस 3, और अपॉन में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये मीटर पर सेकेंड हो गया, अपॉन में टाइम क्या हो गया? 2 सेकेंड। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 4 अपॉन में 2, 2 2 ज़ा 4, तो इक्वल्स टू फोर्स 10 न्यूटन आ गया। तो ये आपका फोर्स की वैल्यू क्या आ गई? फोर्स आपका 10 न्यूटन का बल आ गया। ठीक है, ये आप ला चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसका हम सेकंड पार्ट देखेंगे, तो सेकंड पार्ट यहाँ पर मैं आपको सॉल्व कर दे रही हूँ। सेकंड पार्ट, नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। अब फोर्स हमारी आ चुकी है, फोर्स कितनी आई हमारी? 10 न्यूटन आई। अब कितना है? टाइम का ड्यूरेशन कितना दे के रखा है? 5 सेकंड का दे के रखा है। ठीक है, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब फाइनल वेलोसिटी मतलब v, फाइनल वेलोसिटी हमेशा v से डिनोट करते हैं, तो v हमें निकालना है। u हमें ऑलरेडी पता है, u हमारा कितना दिया हुआ था? 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज हमें पुट करनी डायरेक्टली। क्या हम पुट नहीं कर सकते हैं? हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सीलरेशन
ठीक। तो फोर्स हमको 10 न्यूटन दे दिया है, मास हमारा कितना है 5 kg, इंटू एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन में टी। ठीक। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे वापस से, 10 बराबर हो जाएगा, मास है 5 इंटू v क्या है, v हमें निकालना है, u कितना दे के रखा है, u है 3 अपॉन में t कितना है दिया है 5। ठीक। तो 5 से 5 गया, 10 प्लस 3 इज इक्वल्स टू v। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 मीटर पर सेकेंड। तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको इजी लगा होगा। क्वेश्चन को बस रखने का करने का तरीका है, और ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये दो फॉर्मूले ही हमारे यूज में आ रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है, विच ऑफ द विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। अब आपका ये क्वेश्चन नंबर हो गया ये, अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल नंबर ये है 8.2। ठीक है, वापस से वही चीजें हैं, आपका फॉर्मूला वही लगना है। विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सिलरेटिंग एट 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड और 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, 2 किलोग्राम द्रव्यमान को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर त्वरित करने के लिए, या 4 किलोग्राम द्रव्यमान को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर त्वरित करने के लिए। तो आइए देख लेते हैं। अब जो चीजें दी हैं वो चीजें नोट कर लो, बस क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। तो M1 क्या दे के रखा है, M1 दे के रखा है 2 kg। ठीक है, इसी तरह से A1 एक्सिलरेशन कितना दे के रखा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस हिसाब से फिर M2 कितना देके रखा है, M2 देके रखा है 4 kg, और आपका एक्सिलरेशन 2 कितना देके रखा है, A2 कितना देके रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या लगाना है, F1 बराबर हो जाएगा M1 इंटू 8 1, F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सिलरेशन होता है ना, तो वही इसी फॉर्मूले को यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक, ऐसे ही F2 क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, F2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू M2 इंटू में A2। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया। अब इसकी वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, F1 बराबर हो जाएगा 2 kg इंटू में 5, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, F2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू में 2 इज इक्वल्स टू 8 न्यूटन। अब ये दोनों न्यूटन हमारे पास आए, एक 10 न्यूटन आया और एक 8 न्यूटन आया। अब खुद सोचो किसका फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब F1 का बल ज्यादा है किससे, F2 से। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, एक्सिलरेटिंग 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सिलरेटिंग 4। आपको देखो F1 वाला देखना है, तो F1 वाला क्या था 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 9 है पीपीटी का, और ये आपका अगर मैं एग्जाम्पल का क्वेश्चन बोलूं तो वापस से ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन हो जाएगा 8.3। 8.3 एग्जाम्पल का क्वेश्चन। ठीक, चलो आओ देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। द मोटर कार इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, a velocity and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied। ठीक है, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी u की वैल्यू कितनी दे के रखी है, 108 किलोमीटर पर आवर। अभी तक हम इतनी देर से समझ रहे थे कि अगर न्यूटन की बात करी जाएगी तो न्यूटन क्या है, हमेशा मीटर में उसकी वैल्यूज, मतलब जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हमेशा मीटर पर सेकेंड में होनी चाहिए, पर यहाँ पर क्या है किलोमीटर पर आवर है, तो उसको तुरंत चेंज करेंगे। अब देखो बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपॉन 5/18 से। ठीक है, तो 18 6 जा हो जाता है 108 और 6 5 जा हो जाता है 30। तो इसका मतलब 30 मीटर पर सेकेंड क्या हो गई आपकी u की वैल्यू आई। ठीक, इट टेक्स 4 सेकेंड्स, मतलब टाइम कितना देखे रखा है 4 सेकेंड टू स्टॉप द ब्रेक। अब v की वैल्यू स्टॉप हो गई, कोई चीज रुक जा रही है, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो 0 हो गई। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन मोटर कार इफ इट्स मास अलोंग विद द पैसेंजर इज 1000 kg। अब यहाँ पर एक और चीज दे के रखी है, मास दे दिया है उसने कितना, 1000 केजी दे के रखा है मास, और उसने क्या पूछा है, उसने बल पूछा है, उसने फोर्स को पूछा है। तो जब सारी वैल्यूज दी है तो क्या आप निकाल नहीं सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
यहाँ पर हम वापस से फॉर्मूला पुट करेंगे, F इज इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सिलरेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला इसको याद कर लो, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके काफी क्वेश्चंस हम निपटा सकते हैं। ठीक है, तो चलो आओ देख लेते हैं। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सिलरेशन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बल, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सिलरेशन क्या हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टी। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब इससे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, F बराबर हो जाएगा 1000, इसका मास कितना 1000 इंटू में 0 इन फाइनल वेलोसिटी माइनस 30 अपॉन में कितना 4 सेकंड की बात हो रही है, तो ये 250 बार जाएगा। तो आपका फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस में, इसको ये माइनस की वैल्यू है तो माइनस लगेगा यहाँ पे 7500 न्यूटन। ठीक है, तो आपका फोर्स कितना आ गया, -7500 न्यूटन। अब ये जो नेगेटिव साइन आया, इस बात को याद रखेंगे। तो ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है, लिख देती हूं मैं ये, इंडिकेट्स दैट फोर्स exerted by brakes is opposite to direction of motion। ठीक है, इसलिए नेगेटिव आया, डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। तो मोमेंटम का क्या फॉर्मूला हो जाता है, मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाता है p इज इक्वल्स टू mv। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मास m2 an acceleration of 20 meter per second square, what acceleration would it give if both the masses were tied together। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, हमको एक 5 न्यूटन का फोर्स दिया हुआ है, तो फोर्स की जो जो दिया है वो उसको नोट कर लो, अपने आप ही क्वेश्चन आप समझ जाओगे किस तरह से करना है। 5 न्यूटन का फोर्स दिया, ठीक है, और क्या दिया, एक मास m1 दे के रखा है और एक मास m2 दे के रखा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं दी गई है। फिर एक्सिलरेशन क्या दिया हुआ है, एक्सिलरेशन एक a1 दे के रखा है 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और आपका एक्सिलरेशन A2 देके रखा है 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, व्हाट एक्सीलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। ठीक है, तो चलो पहले सबसे देख लेते हैं। अब फोर्स देके रखा है, एक्सिलरेशन देके रखा है, तो क्या हम फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सिलरेशन से मास निकाल सकते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मास इंटू में एक्सिलरेशन, और तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन में एक्सिलरेशन। इस फॉर्मूले को पुट करके हम यहाँ पर m1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए निकाल देते हैं जल्दी जल्दी से। तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स कितना है 5 न्यूटन अपॉन एक्सिलरेशन है कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर मास कितना आ जाएगा हमारा 0.50 kg। ठीक है, ये आपकी वैल्यू, हमेशा ध्यान रखिएगा क्या कि ये केजी में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर न्यूटन है। देखो ये वैल्यूज आपको समझनी पड़ेंगी। फोर्स आपका न्यूटन में रहेगा, एक्सिलरेशन या आपकी वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में रहेगी, मास हमेशा केजी में रहेगा। ये तीन चीजें एक साथ चल रही होती हैं, इसमें कोई भी फेरबदल होती है तो फिर आपको क्या है, केजी ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है या किलोमीटर पर आर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। इस चीज को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल गलत मत करिएगा, नोट कर लीजिए कहीं पे ये पॉइंट। ठीक है, कि हमेशा फोर्स, हम अगर फोर्स न्यूटन में दिया हुआ है और आपका मास किस में होगा, मास आपका हमेशा केजी में होगा, एक्सिलरेशन हमेशा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होगा, वेलोसिटी आपकी यू या वी होगी वो मीटर पर सेकेंड में होगी। इसमें कोई भी बदलाव अगर आएगा, ये हमेशा ये होना ही होना है। इसमें अगर बदलाव आ रहा है तो आप इसकी वैल्यूज को चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा है, बदलाव नहीं है, तो हम ऐसे कैसे मास को डायरेक्टली केजी में ले सकते हैं। तो अब m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, इसी तरीके से m2 बराबर हो जाएगा आपका 5 अपॉन में 20, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.25 kg। ठीक है, दो चीज हमें समझ में आ गई। अब m नेट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर m नेट की बात हो रही है, तो m नेट हो जाएगा, मास आपका नेट हो जाएगा 0.50 प्लस 0.25 kgs। तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.75 kg। ठीक है, इतनी समझ में आ गई। अब मास नेट हमें पता है, फोर्स हमें पता है, तो हम क्या एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते। इफ व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। हमने मास को क्या कर दिया, एक साथ टाई कर दिया। ठीक है, इन दोनों को एक साथ बांध दिया। अब इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है।
है ना, होता है कि नहीं होता है। तो अब मैंने को एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा फोर्स अपॉन में मास। तो फोर्स कितना देके रखा है 5 न्यूटन, मास कितना देके रखा है 0.75 kg आ गया हमारा। तो इसके हिसाब से आपको अगर इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल नंबर 8.4 था। चलो आज का अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और आगे फर्दर करना है तो मुझे जरूर बता दीजिएगा, और नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको करना भी है कि नहीं करने हैं क्वेश्चंस, है ना। तो मैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवा दूंगी, सारे क्वेश्चंस। चलो, द वेलोसिटी, ये क्वेश्चन मुझे बहुत मस्त लगा, क्योंकि इस तरीके के ना ग्राफ के क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम्स में। तो ये क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा लगा, और क्वेश्चन बहुत आसान है, देखने में बड़ा कठिन लग रहा है। ठीक, चला समझेंगे जल्दी से इसको। आखिरी क्वेश्चन है आज का, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल। अच्छा, इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सबके लिए, अगर आपने जो मोशन के चैप्टर के ग्राफ्स हैं, जिसमें एक्सेलरेशन का ग्राफ, आपका यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, फिर आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तरह तरह के केसेस के नहीं देखा है तो मिस्टेक कर रहे हो। आप साइड में इमेज देखो लगी हुई है, जाकर देखो यूट्यूब पर पहली बार ग्राफ इतने आसान तरीके से, उस वीडियो को जरूर देख डालो, उससे ग्राफ के क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ग्राफ के क्वेश्चंस भी आते हैं डायरेक्टली, जैसे उसमें मैंने आपको कराए हैं उसी तरह से, तो जाकर जरूर देख लो, रिक्वेस्ट है आप सबसे। चलो आओ, ये वाला ग्राफ का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, एक लंबी मेज पर सीधे रखे रेखा में घूम रही 50 ग्राम द्रव्यमान की गेंद का वेग समय ग्राफ चित्र 8.9 में दिया गया है। गेंद को विश्राम में लाने के लिए मेज उस पर कितना बल लगाती है। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल इज गिवन। हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। ठीक है, चलो, तो मतलब कि आपको क्या निकालना है, आपको लास्ट में फोर्स निकालना है, नेट आपको कितना बल लग रहा है उसको स्टॉप करने के लिए। चलो आओ देख लेते हैं क्या क्या चीजें दी हुई है, उसको सबसे पहले नोट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देके रखा है क्या, आपको मास देके रखा है 20 ग्राम, आपको मास दिया हुआ है। ठीक है, अब मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अलोंग लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल इज गिवन, हाउ मच फोर्स। अब देखो, इसमें आपको वेलोसिटी दे के रखी है, ये आपकी वेलोसिटी हो गई, ये आपका इधर हो गया टाइम। तो इस हिसाब से मैं टाइम को लिख सकती हूँ क्या, टाइम क्या हो जाएगा आपका, टाइम हो जाएगा 10। तो टाइम है आपका 10 सेकेंड का। अब वेलोसिटी की बात क्या है, रेस्ट पर लाना है, इसका मतलब फाइनल क्या है, वो रुकने वाली है, तो इसका मतलब इनिशियल की वैल्यू देके रखी है कितनी 20। तो 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल है, तो फाइनल क्या हो जाएगी, क्योंकि उसको यहाँ पे लिखा है ब्रिंग इट एट रेस्ट, उसको रेस्ट पे लाना है, तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी आपकी मीटर पर सेकेंड 0 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब सारी वैल्यूज हमको मिल चुकी हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं क्या। तो एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, एक्सिलरेशन हो जाएगा आपका v माइनस में u अपॉन में t। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा, v क्या है 0, माइनस में u कितना है 20, अपॉन में टाइम कितना है 10। तो इसके हिसाब से आपका एक्सिलरेशन क्या हो जाएगा -2 सेंटीमीटर। आप देखना, याद रखना, यहाँ पर ये वैल्यू किस में देके रखी है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तब हमको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आया, तो अब इसको अगर मैं चेंज करती हूँ मीटर में, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो इतने सेंटीमीटर है और उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड कर देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमेशा मैंने अभी लास्ट टाइम में बताया था ना आपको, कि जब न्यूटन में बात हो रही होगी तो स्पीड हमेशा, एक्सिलरेशन हमेशा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर पर सेकेंड में होगा। आपका जो मास है वो हमेशा केजी में होगा, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया हमारा -0.202 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वापस से हम फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या आपका क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला होता है ना। तो फोर्स हमको पता है, फोर्स हमको निकालना है, मास आपका कितना है 20 ग्राम्स। अब 20 ग्राम्स है तो उसका मतलब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 20 अपॉन में 1000 किलोग्राम हो गया कि नहीं हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस, एक्सीलरेशन कितना है 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 गया, और इधर क्या हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा 100। तो इसके हिसाब से आपका ये 2 2 4, और कितने जीरो हैं 1 2 3 4, तो पॉइंट लगेगा 0.0004
न्यूटन और ये माइनस साइन यहाँ लगेगा, ठीक है, माइनस साइन ये लगेगा, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, इतने न्यूटन। अब साथ साथ एक पॉइंट को और नोट करेंगे कि जो नेगेटिव साइन है, इसका जो नेगेटिव साइन आपको मिला, ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स दैट फ्रिक्शनल फोर्स exerted by table is opposite to डायरेक्शन ऑफ मोशन। जहां भी आप नेगेटिव साइन देखेंगे तो ये समझ जाएंगे कि ये आपका ये मोशन का डायरेक्शन है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, उसकी ऑपोजिट लग रही है, इसलिए नेगेटिव साइन आया है, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस थे, आपको कैसे लगे मुझे जरूर बताइएगा, और तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए, आपको चीजें मिलती रहेंगी ऐसे, इसी तरह से हम चीजों को और करते रहेंगे। और आपके लिए एक मैराथन सेशन आने वाला है, मैराथन में कंप्लीट क्लास 9th एनसीईआरटी बायोलॉजी को हम कवर करेंगे पीपीटी के माध्यम से, सारी चीजें। देखो आपके एग्जाम में ना एक क्रॉप्स वाले क्वेश्चंस, क्रॉप वाले चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो, चाहे वो किसी और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम का एग्जाम पेपर हो, वहां पर आपके क्रॉप मैनेजमेंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तरह तरह से किस तरह से चीजें करनी चाहिए, क्योंकि आजकल वैसे भी क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, तो उस चीजों को सोचते हुए क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस में यही आते हैं कि आपको कितना आपने पढ़ा है, जो आप पढ़ चुके हैं, तो उस चैप्टर को मैंने उसमें इंक्लूड किया, अच्छे से समझाया है। तो उस सेशन से जरूर जुड़िएगा, वो सेशन आपका मंडे तक अपलोड हो जाएगा, तो आप जरूर उस सेशन को देख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए, रोज कुछ ना कुछ आपको मिलता ही रहेगा। तो यहाँ पर आपकी चीजें जो है वो तैयार होती जा रही हैं, और ज्यादा तैयार होती जाती हैं। आपको कोई सजेशन है तो जरूर सजेस्ट करिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।